दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस श्रृंखला पर बात कर रहे थे, इस समय पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बैंकिंग, है ना। बैंकिंग से संबंधित कुछ बेसिक बातों को हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में समझा था और उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बढ़ेंगे। मतलब ये बैंकिंग का हमारा पार्ट 2 यानी भाग 2 है ना, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि बैंकिंग की हिस्ट्री भारत में क्या रही है, यानी भारत में बैंक स्थापित होने के, है ना, क्या क्या प्रोसेस यानी कौन कौन सी प्रक्रियाएं रही हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आज के इस सेशन में हम लोग साथ ही साथ कोशिश ये भी करेंगे कि बैंकों की स्थापना के बाद, है ना, जो आरबीआई है उस आरबीआई के बारे में भी हम लोग गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास समय बचता है तो, है ना। कल हम लोगों ने बैंकिंग में क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि बैंक एक्चुअल में होते क्या हैं, है ना। बैंक को हमने कैसे परिभाषित किया था कि बैंक एक तरह के ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं या बैंक एक तरह के ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं, है ना, जिनका काम होता है कि जहां पर हम अपना पैसा जमा करते हैं और बदले में बैंक हमें काफी सुविधाएं यानी कि सर्विसेज प्रदान करती है ना। ऐसे वित्तीय संस्थानों को ही क्या कहा जाता है, उन्हें हम लोग बैंक कहते हैं। मतलब बैंक एक तरह के क्या है, इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, जहां पर हम लोग जाकर क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं और बदले में बैंक हमें सुविधाएं यानी कि फैसिलिटी देती है। अब ये सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो सुविधाएं बहुत टाइप की हैं, है ना। जैसे हमें लोन मिल सकता है वहां से, है ना, हमें वहां से, है ना, अगर देखा जाए तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है ना। ऐसी जगह होती है बैंक, है ना, जहां पर सिर्फ जाकर ठंडी हवा नहीं लेना है कि प्राइवेट बैंक में गए और बैठकर ठंडी हवा ले रहे हैं, एसी वगैरह ठीक काम करते हैं, और जितने सरकारी बैंक हैं वहां पर एसी वगैरह ठीक तरह से काम, है ना, नहीं करते हैं। बैंक का काम सिर्फ इतना नहीं है, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना, है ना, साथ ही साथ हमें लोन देना, इसके अलावा इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये बैंक बेसिकली परफॉर्म करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि भारत में जो बैंकिंग का इतिहास रहा है ना, वो किस तरीके से रहा है। तो भारत में बैंकिंग का जो इतिहास है ना, इसको ठीक तरह से समझने के लिए, है ना, इस हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में पहले तो बांट लेंगे, है ना। जब हम इस हिस्ट्री को दो भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऐसे बैंक, है ना, जो इस्टेब्लिश्ड हुए हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना कब हुई है, स्वतंत्रता के पूर्व, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पूर्व जो स्थापित बैंक हैं, है ना, इनको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना कब हुई है, स्वतंत्रता के पश्चात हुई है। यानी भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। अरे भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हुआ ना। अगर किसी को इस बात में संदेह या डाउट है तो आपको भारतीय कहलाने का फिर कोई हक नहीं है ना। अगर आप अपने आप को भारतीय कहलवाना चाह रहे हैं तो स्वतंत्रता की तिथि तो देखिए हमें याद करनी ही पड़ेगी। तो 15 अगस्त 1947 के पहले, है ना, जितने भी बैंक स्थापित हुए थे उनको हम लोग पहले समझेंगे। एंड देन उसके बाद ऐसे बैंक, है ना, जो इस्टेब्लिश्ड हुए हैं कब, तो बैंक इस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। मतलब कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई है ना। तो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित बैंक, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित बैंक। तो बैंकों का इतिहास क्या रहा है ना, इसको समझने के लिए हम इस पूरी बैंकिंग हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दो भागों में, है ना। सबसे पहले भाग में हम लोग क्या समझेंगे कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना स्वतंत्रता के, है ना, पूर्व हुई थी, और दूसरा ऐसे बैंक जिनकी स्थापना कब हुई थी, स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक एक बात को समझना। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित बैंकों की। तो हेडिंग बना लीजिएगा, स्वतंत्रता पूर्व, है ना, स्थापित बैंक, या फिर इसे कहा जाता है बैंक बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व,
है ना, जिन जिन बैंकों की स्थापना हुई थी, है ना, उन पर हम लोग विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। और जब भी हम स्वतंत्रता के पूर्व की बात करते हैं ना, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि पहले नंबर पर, है ना, जो भारत में स्थापित हुआ बैंक था, है ना, पहला बैंक वो 1770 यानी कि 1770 में स्थापित हुआ था। और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था इसका? है ना, इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और स्वाभाविक सी बात है कि 1770 के आसपास अगर आप देखो तो उस समय भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल यानी कि अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित था। तो जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर चल रहा था तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा ही ये स्थापित किया गया बैंक था, है ना। अगर हम एक पहलू बैंकिंग का ये भी समझें तो हमें ये समझ में आता है कि भारत में बैंकिंग का इतिहास प्राचीन काल से है, लेकिन जिस तरह की आज मॉडर्न बैंकिंग काम करती है, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, इसकी शुरुआत भारत में 1770 से ही हुई, है ना। इसके पहले क्या था? छोटे मोटे, है ना, ग्रामीण अंचलों में बैंक हुआ करते थे, जहां पर कुछ लोग लोगों से पैसा, है ना, जो है कलेक्ट करते थे और दूसरे लोगों को पैसा ये बांटने का काम करते थे। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो बैंकिंग प्रणाली है, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे यहाँ का, आज के समय पर इसका इतिहास कब से शुरू होता है? 1770 से। और 1770 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया जो पहला बैंक है, इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत का पहला बैंक माना जाता है वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि 1786 यानी कि 1786 में क्या हुआ था? एक बैंक की स्थापना और की गई और इसका नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? है ना, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसकी स्थापना 1786 के आसपास में की गई थी, है ना। आज के समय पर ये दोनों बैंक काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बैंक समाप्त हो चुके हैं, है ना। आपने कभी भी बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं देखा होगा या आप लोगों ने जनरल बैंक ऑफ इंडिया नहीं देखा, है ना। अगर आपने इनको देखा है तो ये आपका पुनर्जन्म हो सकता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आप लोगों ने, है ना, इन बैंकों का दर्शन अवश्य किया होगा। तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये पहला बैंक है। और दूसरा जो बैंक बड़े लेवल पर स्थापित हुआ था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जनरल बैंक ऑफ इंडिया है। जैसे आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, वैसे ही जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1786 वर्ष ईस्वी में की गई थी। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जब ये दोनों बैंक यहां पर स्थापित चल रहे थे तो उसी समय अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 1806, है ना, 1806 में भारत में पहला बड़ा बैंक स्थापित किया गया। यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान या जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये थे, लेकिन ये उतने बड़े बैंक नहीं थे। और भारत में जो पहला बड़ा बैंक स्थापित किया गया था ये कहलाता है बैंक ऑफ बंगाल। कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? है ना, ये हुआ था बैंक ऑफ बंगाल। और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना बताइए किस वर्ष में हुई है? 1806 में इसकी स्थापना की गई। जब 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1840 में, है ना, एक और बड़े बैंक की स्थापना की गई। और उस समय बड़े बैंक की जो स्थापना की गई, है ना, इसी को हम कहते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या बोलते हैं इसको? इसे बैंक ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। और वर्ष 1843 यानी 1843 में एक और बैंक की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंक ऑफ मद्रास कहते हैं। यानी कि भारत में जब बैंकिंग की हिस्ट्री शुरू होती है ना, बैंकिंग प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले छोटे स्तर पर दो बैंकों की स्थापना की जाती है ना। इसमें से एक बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था। और दूसरा बैंक जो बनता है उसका नाम क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये दोनों ही क्या थे? ये सीमित दायरे में काम करते थे। इसीलिए भारत में बड़े स्तर पर जो बैंक एस्टैब्लिश हुए उनमें से, है ना, 1806 का बैंक ऑफ बंगाल, 1840 का बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 का बैंक ऑफ मद्रास था, है ना। आप लोगों ने ये इतिहास में पढ़ा भी होगा कि जब भारत पर ब्रिटिश शासन का राज यहां पर चल रहा था या जब भारत पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय भारत के जो तीन बड़े प्रांत थे, है ना, जो तीन बड़े प्रोविंस हुआ करते थे, है ना, जिनको आज हम राज्य कहते हैं ना, इन राज्यों को अंग्रेजों के समय पर प्रांत कहा जाता था।
है ना। तो उस समय पर जो बड़े प्रांत हुआ करते थे, एक बंगाल था, है ना, दूसरा बॉम्बे था, और तीसरा जो था वो मद्रास था। और इन्हीं को आपने देखा होगा हम प्रेसिडेंसी भी कहते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। अरे हाँ कि ना। है ना, पहले क्या था कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी बनी वो कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी, है ना। और पहले जो गवर्नर बनाया गया था वो बंगाल प्रेसिडेंसी को देखता था। आगे चलकर क्या हुआ कि जो मतलब कि बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इन दोनों को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिया गया, और ये बोला गया कि गवर्नर जनरल जो होगा इनका भी हेड होगा। तो ये जो बड़े तीन प्रांत थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, है ना, इन तीनों जगह पर बड़े बैंक स्थापित किए गए, है ना, जिसमें से उनका नाम ही उन स्टेट राज्यों के नाम पर रखा गया। बैंक ऑफ बंगाल, है ना, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। है ना, मद्रास मतलब आज हम जिसको तमिलनाडु कहते हैं, है ना, उसी का पहले नाम क्या हुआ करता था? मद्रास था। क्या नाम था? मद्रास। तो इन तीनों जगहों पर ये बैंक जो हैं यहाँ पर स्थापित किए गए, है ना। अब ये जो तीनों बैंक यहाँ पर बने हैं ना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर, है ना, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में, मतलब 1921 में, है ना, इन तीनों को मिलाकर एक कॉमन बैंक बना दिया गया, और उसी का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका? है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए? तो इसकी स्थापना होती है 1921 में। कब बना था? 1921। और इसके अंतर्गत कितने बैंक शामिल थे? तो तीन बैंक थे। कौन कौन से बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। मतलब जो तीनों अलग अलग थे, उन तीनों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया, है ना। और बोला गया उसको क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अरे क्या बोला गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अंग्रेजों ने ये जो बैंकिंग प्रणाली शुरू की, इसके पीछे क्या कारण था? तो बैंक क्यों बनाए जाते हैं बताओ? बैंक इसलिए बनते हैं ताकि लोग बाहर, है ना, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो सिक्योरिटी पा सके। बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है कि एक तो जिनके पास बहुत पैसा है उनको सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी। अब भाई ज्यादा व्यक्ति जेब में पैसे लेकर घूम नहीं सकता, और ज्यादा पैसा अपने घर में रख नहीं सकता। समस्या तो दोनों तरफ है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको सर्विसेज चाहिए, उन्हें सुविधाएं चाहिए। इसी के लिए बैंक काम करता है, और इसी आवश्यकता को समझकर अंग्रेजों ने बैंकिंग जो सिस्टम था वो भारत में शुरू किया। अब जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वगैरह ये सब बन गए, तो आगे अगर हम देखें तो कहा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने से ठीक पहले, है ना, कुछ बैंक भारत में और बने थे, जिनमें से 1865 यानी कि 1865 में, है ना, एक बैंक यहां पर और स्थापित हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है इलाहाबाद बैंक। और भारत में जितने भी बैंक वर्तमान समय में दिख रहे हैं, उनमें सबसे पुराना बैंक यही है। भारत में जितने भी बैंक इस समय हमारे आसपास काम कर रहे हैं या कर रहे थे कुछ, है ना, एक दो साल पहले तक, उनमें से सबसे पुराना बैंक कौन सा माना जाता है? इलाहाबाद बैंक, है ना। आप देख रहे हैं कि ये 1865 में बना है। कब बना है ये? 1865, 1865 में। तो ये, है ना, मॉडर्न ओल्डेस्ट बैंक इसे कहा जाता है, मतलब आधुनिक ये प्राचीनतम बैंक है ना। ये मॉडर्न, वो ओल्डेस्ट बैंक इसे कहा जाता है, ये, है ना, आधुनिकतम, ये पुराना बैंक माना जाता है। किसको? बैंक ऑफ इलाहाबाद, है ना, या फिर इलाहाबाद बैंक को हम कहते हैं। और इन सब की स्थापना, ये जितने भी बैंक यहाँ पर बन रहे हैं ना, स्वाभाविक सी बात है कि इन सब की स्थापना कौन करेगा? इन सब की स्थापना अंग्रेज कर रहे थे। कौन खोल रहे थे ये बैंक? इन बैंकों की स्थापना ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज कर रहे थे। उन्हें यह समझ में आया कि एक दो बैंक खोलने के बाद लोगों का रुझान अच्छा है ना, लोग अकाउंट खुलवाने, खाता खुलवाने आ रहे हैं, है ना। अब भैया भारत इतना बड़ा है कि अलग अलग जगहों पर, है ना, बैंक होने चाहिए। अब एक ही बैंक में, है ना, सब लोग अकाउंट तो ओपन नहीं करा सकते। तो लोगों की नीड को देखते हुए आप देख रहे हैं कि बैंकिंग प्रणाली जो है उसका विस्तार हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। धीरे धीरे बैंक बढ़ रहे हैं भारत में। जब ये सारे बैंक बन गए, तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 1881 में, 1881 की ये बात है,
और 1881 में क्या हुआ कि एक बैंक की स्थापना हुई जिसे हम लोग कहते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं? अवध कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। आप बोलेंगे कि हम इतने पुराने पुराने बैंक काहे को पढ़ रहे हैं, तो हर बैंक में कुछ ना कुछ तथ्य हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें समझना होगा, है ना। और ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक है, अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? एसीबी, है ना। ये जो एसीबी है, अवध कॉमर्शियल बैंक है, वर्तमान समय में ये भी नहीं है, ये भी बंद हो चुका है। इलाहाबाद बैंक आप जानते हैं कि मर्ज हो गया है इंडियन बैंक के साथ, है ना। जो इंडियन बैंक था और इलाहाबाद बैंक, ये पहले दोनों अलग अलग थे, और अभी हाल ही में आपने देखा है 1-2 वर्ष में कि जो इलाहाबाद बैंक अलग था उसे मर्ज कर दिया गया किसमें? इंडियन बैंक में। तो अब इंडियन बैंक के साथ वो है। तो ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये, है ना, सीमित देयताओं वाला भारत का पहला बैंक था। सीमित देयताओं वाला सीमित देयताओं वाला ये पहला बैंक है भारत का। फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज, पहला बैंक था ये। और इसका मतलब ये है कि ये पहला बैंक था भारत में जिसमें भारतीयों ने भी कुछ पैसा लगाया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार का तो पैसा इसमें ज्यादा था ही, लेकिन कुछ पैसा जो था वो हम भारतीयों ने भी इसमें लगाया था। इसीलिए कहते हैं ना, लिमिटेड लाइबिलिटीज थी हमारी। हमारा कंट्रीब्यूशन इस बैंक में था, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा था? लिमिटेड था, सीमित था। और इसी वजह से लिमिटेड लाइबिलिटीज यानी सीमित देयताओं वाला जो पहला बैंक माना जाता है, वो सीमित देयताओं वाला पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक यानी एसीबी, है ना। और जब हमारा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग में थोड़ा बहुत हुआ तो एक बात तो अपन समझ गए, इतने सालों से अंग्रेजों को देख देख के कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे चलाते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, अंग्रेज भारत में लंबे समय तक शासन करके गए, है ना। उन्होंने निस्संदेह भारत का जितना शोषण किया, है ना, जितना हमारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बदले में हमें उनसे ज्यादा नहीं मिला। लेकिन बहुत कुछ ऐसा रहा जो हमने अंग्रेजों से सीखा भी। शायद जो चीजें भारत में आज आ रही होती, शायद जो चीजें भारत में, है ना, काफी बाद शुरू हुई होती, है ना, वो चीजें हम बहुत पहले सीख गए थे। चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, है ना। आप देखेंगे कि 1825 के लगभग, है ना, लंदन में पहली ट्रेन चलाई गई, पहली ट्रेन चली दुनिया भर में लगभग। और 1853 में आप सोचिए कि भारत में रेलवे आ गई। 1853 मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली, है ना। अब आप सोचो कि बहुत देश ऐसे रहे जहां पर रेलवे बहुत बात शुरू हुई। अगर अंग्रेज नहीं होते शायद उस टेक्नोलॉजी को हम नहीं पहुंच पाते, हमें समझने में टाइम लगता। लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे क्यों शुरू किया? क्योंकि उनके लिए व्यापार करना आसान हो गया। अभी तक एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, है ना, जो वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, है ना, अब उन्हें रेलवे का सहारा मिल गया। मतलब एक बार में ज्यादा वस्तुओं का वो आदान प्रदान कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे ना। तो उन्होंने भले अपने फायदे के लिए किया रेलवे, लेकिन उससे एडवांटेज तो कहीं ना कहीं हमको हुआ। उन्होंने अपने फायदे के लिए बैंकिंग प्रणाली शुरू की, लेकिन इसका एडवांटेज तो हमें हुआ। और अंग्रेजों पर लोग क्या है, ट्रस्ट कर ले गए। क्यों? उनके पास पैसा था, उनके पास पैसा था। लोगों को यह विश्वास हुआ कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। आज के समय पर हम में से कोई एक उठकर यह कह दे कि हम तो बैंक खोल रहे हैं, आप खाता खुलवाओ, कितने लोग खाता खुलवाने वाले मिल जाएंगे? सब बोलेंगे सबसे पहला अकाउंट एक काम करो खुद ही खोल लो। लेकिन हम आपके बैंक में अभी अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। और यही सोचो 5 साल बाद अगर आपका बैंक ब्रांड बन गया तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने से खुद आएंगे अकाउंट ओपन करवाने। कि साहब वो आप पहले बोल रहे थे लेकिन थोड़ा क्या विश्वास कम था क्या, लेकिन अब विश्वास बढ़ रही है और हम चाह रहे हैं कि आपके बैंक में हमारा एक अकाउंट तो हो और अकाउंट ओपन। तो ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक था, ये सीमित देयताओं वाला बैंक था।
यानी कि हमारा लिमिटेड कंट्रीब्यूशन था, सीमित मात्रा में हमारा योगदान था। हम इतना तो समझ गए बैंक चलाते कैसे हैं। इसीलिए 1894 यानी कि वर्ष 1894 में 1894 में क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की स्थापना की गई। पंजाब नेशनल बैंक यानी जिसको हम लोग कहते हैं पीएनबी, 1894 है ना। और इसे स्थापित किया था फिरोज शाह मेहता ने, है ना। ये एक भारतीय हैं, फिरोज शाह मेहता। इसकी स्थापना की गई फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1894 में, है ना। इस बैंक का नाम क्या है बताइए? पंजाब नेशनल बैंक। इसीलिए कहते हैं कि आजकल जितने बैंक अब काम कर रहे हैं उनमें से इलाहाबाद बैंक के बाद अगर कोई पुराना है तो ये यही है, पीएनबी है ना। ये पंजाब नेशनल बैंक है। अरे हाँ कि ना, है ना। और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहला बैंक हुआ, इट इज द फर्स्ट बैंक, ये पहला बैंक है जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित था, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित था। इसमें अंग्रेजों की भूमिका नहीं थी। इट वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज कंप्लीटली ऑपरेटेड बाय इंडियंस, है ना। ये पहला बैंक हुआ जिसे पूरी तरह से किसने चलाया? भारतीयों ने चलाया। और आप देख ही रहे हैं कि इसकी स्थापना किसने की है? फिरोज शाह मेहता, जो कि एक भारतीय थे, है ना। उन्होंने, उनका साथ कुछ और लोगों ने मिलकर दिया, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? फिरोज शाह मेहता का। और पहला बैंक हुआ भारत का, है ना, जिसने क्या किया कि जिसने पूरी तरह से खुद संचालन किया, अंग्रेजों की कोई हेल्प नहीं ली। क्योंकि इतने वर्षों के बैंकिंग सिस्टम में हम ये समझ गए थे कि बैंक चलता कैसे, बैंक को चलाना कैसे। और अभी आपने हाल ही में सुना ही होगा कि पीएनबी में ही बड़े स्तर पर जो है वो स्कैम हुआ, है ना। और उसी केस में कौन भागा? कौन भागे? नीरव मोदी। तो जो नीरव मोदी थे पीएनबी से जुड़े हुए, पैसा लेके निकल गए, है ना। और जो पंजाब नेशनल बैंक में, है ना, डायमंड तो ठीक ही है, जो पंजाब नेशनल बैंक में, है ना, पैसों के हिसाब किताब रखने में जो, है ना, दिक्कत हुई, जो बीच में स्कैम आया, उसमें भी उन्हीं का नाम था, नीरव मोदी का। और ये जो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है, इसके बारे में कुछ खास बातें जो मैंने आपको बताई वो कुछ ऐसी रही। अब देखिए कि भारत में आगे चलकर, है ना, कुछ बैंक समय समय पर आते रह गए। और जो समय समय पर बैंक आते रह गए उनके वर्ष या ईयर आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 1906 यानी कि 1906 में जैसे बैंक ऑफ इंडिया आया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा आया, 11 में जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया, 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इस तरह से बैंक चलते रहे। लेकिन उन बैंकों की स्थापना अब हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जहां से क्वेश्चन वो पूछता है हिस्ट्री पर, वो समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे समझ गए क्या? है ना भाई, हमें पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि पूरे बैंकों की स्थापना याद हो। हमें वो बैंकों को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए, अरे कैसे बात कर रहे हैं आप, तो लिखवा के देखिए, हम तो पूरा याद कर लेंगे क्या। अरे वो मैं, मुझे पता है आप याद कर लेंगे, लेकिन आप वो चीज याद करेंगे जो काम की नहीं है। और हम आगे ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होगा। अभी आपने देखा होगा बैंकों का विलय हुआ एक दूसरे बैंक के साथ। जो बड़े बैंक थे ना, उसमें छोटे छोटे बैंक मिला दिए गए। जैसे पीएनबी में आपने देखा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, है ना, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो दो अलग अलग छोटे छोटे बैंक थे, मतलब इसकी तुलना में, है ना, उन दोनों को पीएनबी के साथ मिला दिया गया। उसी तरह से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इन दोनों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिला दिया गया। किसके साथ मिला गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, है ना। विजया बैंक और देना बैंक, जो दो और छोटे छोटे बैंक थे, इन दोनों को भी मिला दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें मिलाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया, है ना। और जो सिंडिकेट बैंक था, है ना, उस सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिला दिया गया। यानी कि अभी हाल ही में अगर हम देखें
तो हम इसको अभी समझेंगे कहाँ, स्वतंत्रता के पश्चात वाले में, कि बैंकिंग की कहानी एक्चुअल में हुई क्या क्या है। तो यहां तक बताइए मुझे, पूरी जो कहानी है वो सबसे एकदम लगभग क्लियर है क्या? बैंकिंग का इतिहास स्वतंत्रता के पूर्व कैसा रहा, है ना, कैसे बैंकों की स्थापना हुई और कब कब बैंक स्थापित हुए, और हर बैंक में फैक्ट क्या है, ये आपने समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा ना? अब उसके बाद हम आते हैं कुछ काम की बातों पर। अब अगर हम काम की बातों पर आए तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसा पहला बैंक यानी कि फर्स्ट बैंक कौन सा हुआ जिसकी फॉरेन ब्रांच ओपन हुई, जिसकी फॉरेन ब्रांच यानी कि विदेशी शाखा स्थापित हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि 1946 यानी 1946 के लगभग, है ना, जो बैंक ऑफ इंडिया था, है ना, जो बैंक ऑफ इंडिया अभी भी है ना, बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इसकी पहली फॉरेन ब्रांच यानी विदेशी शाखा स्थापित होती है लंदन में। कहां पर स्थापित हुई है ना, लंदन में स्थापित हुई। और लंदन कहां पड़ता है ना, तो इंग्लैंड की कैपिटल है, ब्रिटेन। अब ये जो फर्स्ट बैंक जिसने अपनी फॉरेन ब्रांच ओपन की वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और आज के समय पर आप देखिए जितने बैंक यहां पर काम कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम अगर फॉरेन ब्रांचेस देखा जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी शाखाएं किस बैंक की हैं, है ना। तो जो सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं वो आज के समय पर किसकी हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा विदेशी शाखाएं हैं। मतलब आप किसी भी देश में जाओगे आपको एसबीआई की ब्रांच जरूर मिल जाएगी, है ना। आप अगर किसी भी देश में जा रहे हैं, वो देश अगर बड़ा देश है, मतलब थोड़ा बहुत लोग अगर उसको जानते हैं, तो वहां पर आपको इसकी ब्रांच जरूर मिल जाएगी आज के समय। तो सबसे ज्यादा विदेशी शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई। और पहला बैंक कौन हुआ जिसने विदेशी शाखा ओपन की? तो उसमें नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का, है ना। 1946 के आसपास, है ना, उसने अपनी एक ब्रांच कहां पर स्थापित की थी? तो वो की थी इसने लंदन में, है ना। अच्छा, अब स्वतंत्रता के पूर्व बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है ये आप सब लोगों ने समझा, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि समझना ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। इसमें तथ्य है, डाटा है, कुछ आंकड़े हैं, बस चल रहे हैं। तो भारत में बैंकिंग का इतिहास कब से शुरू हुआ है? 1770। बताइए कौन सा बैंक स्थापित हुआ भारत का पहला? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है जिसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? 1700, है ना, 70 में। फिर 1786 में जो बैंक बना वो कौन सा बैंक बना? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और तीन बैंकों की स्थापना फिर अंग्रेजों ने बड़े बड़े प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में की, है ना। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। और इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाकर 1921 में क्या बना दिया? उसी को बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अरे क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, उसके पहले कुछ बैंक भारत में और बनते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक। मतलब जितने बैंक हमें हमारे आसपास थे उनमें सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक, है ना। पहला बैंक जिसमें भारतीयों का कुछ योगदान रहा, अवध कॉमर्शियल, एसीबी, जो 1881 में स्टैब्लिश हुआ था। और पहला बैंक जो कंप्लीटली भारतीयों द्वारा संचालित था, जिसे भारतीयों ने चलाया, वो कौन सा था? पीएनबी था। अरे कौन सा बैंक था? पीएनबी, है ना। और पहला बैंक जिसने फॉरेन ब्रांच ओपन की वो बैंक ऑफ इंडिया। और आज के समय पर सबसे ज्यादा विदेशी शाखाओं वाला जो बैंक माना जाता है वो कौन सा है? तो वो माना जाता है एसबीआई, है ना। अब यहां पर कुछ काम की चीजें समझना जरूरी है। स्वतंत्रता के पूर्व होता क्या है? जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के पूर्व अगर हम देखें तो यहां 1934 में भारत में एक केंद्रीय बैंक भी बनाया गया, है ना। 1934 में, है ना, जो है, तो एक बैंक की स्थापना के लिए एक अधिनियम, एक कानून लाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीआई एक्ट, है ना। और आरबीआई एक्ट के बेसिस पर, है ना, जो आरबीआई की स्थापना हुई वो होती है 1 अप्रैल 1935 को। कब बना है आरबीआई बताइए? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि भारत में चिटपुट छोटे छोटे बहुत सारे बैंक हो गए, और जब बहुत सारे बैंक हो गए तो अब सवाल ये उठा कि इन बैंकों को कंट्रोल कौन करेगा, इन बैंकों को संभाला कैसे जाएगा। जैसे अपन को संभालने के लिए, घर में सबको संभालने के लिए
घर में एक व्यक्ति रहता है जिसकी सबसे ज्यादा चलती है ना। उससे अपन क्या है, किसी से डरे ना डरे, लेकिन उस व्यक्ति से जरूर डर लगता है। वो कोई भी हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकती हैं, बड़े पिताजी, बड़ी मम्मा हो सकती हैं, या मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, कोई भी है। वैसे ही जब इतने सारे लोग हो गए, इतने सारे बैंक हो गए, तो इन बैंकों को अब कंट्रोल कौन करेगा? भाई ऐसे में तो हर बैंक अपने मन मुताबिक ये लोगों को इंटरेस्ट देंगे और लोगों से फायदा कमाएंगे। तो अब जरूरत एक ऐसे बैंक की थी जो सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। और इसीलिए 1 अप्रैल 1935 को एक बैंक स्थापित हुआ, आरबीआई। और यही भारत का क्या है, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना भी आजादी के ठीक पहले हुई थी, मतलब कि आप देख रहे हैं 10-12 साल पहले। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ, है ना। और इस बैंक का काम क्या है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि ये सारे बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उन्हें कंट्रोल करने का ये काम करती है। कौन? आरबीआई। अरे बोलिए, है ना। अब ये जो आरबीआई है, जब ये बन गया, तो इस आरबीआई का क्या है, आगे चलकर 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और किसी चीज का राष्ट्रीयकरण होने का मतलब होता है कि वो चीज अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। अब आप देखो ना कि जब आरबीआई भी बना, उस समय पर भी भारत पर अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव था। अभी हमें स्वतंत्रता आजादी थोड़ी मिल गई है। किसका शासन चल रहा हो? अंग्रेजों का शासन चल रहा हो। तो 1935 में जो आरबीआई बनाया, ये बनाया किसने? अंग्रेजों ने ही बनाया, है ना। कैसे बना, क्या कहानी थी, अभी हम आरबीआई अलग से एक चैप्टर हमने आउटलाइन में मेंशन किया है, वहां मैं और विस्तार से जाऊंगा। तो बनाया तो अंग्रेजों ने बनाया। और जब अंग्रेजों ने आरबीआई को बनाया तो उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा, मतलब अंग्रेजों के अंडर में था। लेकिन 47 में आजादी के बाद अब सरकार ने इस बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया। और भारत ने अपने नियंत्रण में इसे कब लिया है? 1 जनवरी 1949। और कोई भी चीज जब वो सरकार के अंडर में जाती है ना, उसी को हम कहते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कहा जाता है। और जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब उसके बाद जो हमारी अगली कड़ी है, जो अगला सेगमेंट है, वो ये है कि बैंकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो भारत में बैंकिंग है अब इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात कैसी रही, अब इसको समझेंगे हम लोग यहां पर। बैंकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। बैंकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग प्रणाली भारत में कैसी रही है। तो जब हम स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें कुछ मजेदार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या? एक तो क्या हुआ कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब राष्ट्रीयकरण हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ, ठीक है क्या। 1955 में क्या हुआ? 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई किसकी जगह पर बना? तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था ना 1921 में, याद है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में बनाया गया था, अब उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया। ये बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी वर्ष इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। क्या हो गया? इसकी स्थापना भी हुई और इसका जो नेशनलाइजेशन है, मतलब जो राष्ट्रीयकरण है, वो भी इसी वर्ष में हमें देखने को मिला। तो इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो हुआ वो कब होता है? वो 1955, 1955 में हुआ। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। मतलब आप देखो कितने सारे बैंक धीरे धीरे भारत में स्टैब्लिश हो रहे हैं, है ना। एसबीआई बन गया,
अब जब एसबीआई बना तो 1964 के समय 1964 के समय पर एक बैंक की स्थापना और की गई और इसको हम लोग बोलते हैं आईडीबीआई। और आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय यानी इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए अगर जाता है तो ये उनको फाइनेंस या वित्तीय सहायता ये उपलब्ध करवाता है ना। जो वित्तीय सहायता है, जो फाइनेंशियल हेल्प वगैरह है, वो कौन कराता है? तो वो करवाता है ये आईडीबीआई। तो 1955 में कौन सा बैंक बना बताइए? एसबीआई, है ना। और 1964 में कौन सा बैंक बना बताइए? आईडीबीआई। अरे कौन सा? इधर एसबीआई, इधर आईडीबीआई, है ना। अब जब ये बैंकों की स्थापना एक एक करके हुई तो उसके बाद 1982 यानी कि 1982 के समय पर क्या हुआ कि 1982 में भारत में एक और बैंक बना जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिम बैंक। क्या बोलते हैं इसको? एग्जिम बैंक। और एग्जिम बैंक का मतलब क्या होता है? एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई है? 1982 में। मतलब भारत से जो वस्तुएं जा रही हैं उनको ले जाने के लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, है ना, बहुत फाइनेंशियली मजबूत नहीं है तो इनकी ये मदद करेगा, है ना। कोई वस्तु अगर बाहर से भारत आ रही है, यहां पर उनको मदद चाहिए तो उसके लिए एक्सिम बैंक काम करेगा, है ना। तो एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई है बताइए? 1982, मतलब 1982 के लगभग ये बना। और अभी अगर हम देखें तो 1975 में क्या हुआ कि भारत में ना आरआरबीज की स्थापना हुई। 1975 के लगभग आरआरबीज की स्थापना की गई, इनकी स्थापना हुई। और इसे हम लोग क्या लिखते हैं? रीजनल रूरल बैंक। इसे हम लोग लिखते हैं रीजनल रूरल बैंक। और ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको लिखा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी हैं, इन्हें कब स्थापित किया गया था? इन्हें स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। और अभी आपने देखा कि एक राज्य में ना बहुत सारे आरआरबीस आ गए हैं, है ना। क्षेत्रीय स्तर पर, है ना, बहुत सारे आरआरबीस आ गए। तो इसीलिए सरकार ने अब ये प्लान किया है कि जितने भी आरआरबीस हैं, है ना, उन सबको मिलाकर एक स्टेट में एक आरआरबी रखेंगे। और इसी पॉलिसी को नाम दिया गया है वन स्टेट वन आरआरबी। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, अब भाई मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में छोटे स्तरों पर बहुत सारे छोटे छोटे बैंक हैं जिन्हें हम आरआरबी कहते हैं। और इन आरआरबीस को किसी बड़ी आरआरबीस में मिलाकर क्या कर दिया जाएगा? बाकियों को मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब एक राज्य में एक ही आरआरबी होगा, एक राज्य में एक आरआरबी होगा। और अभी, है ना, मुझे एकदम आंकड़ा जो है शायद मैं याद कर पा रहा हूं कि 11 राज्यों में, है ना, ये प्रक्रिया जो है वो जारी भी कर दी गई है। तकरीबन 11 राज्य भारत के हैं जहां पर इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है कि जो छोटी छोटी आरआरबी हैं उनको उठाकर किसी बड़ी आरआरबी में मर्ज कर दो। एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होना चाहिए। इससे क्या होगा? उनका मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, उनका प्रबंधन आसान होगा। और जो समस्याएं हैं छोटे छोटे आरआरबी इस बैंकों की, वो बड़े के संपर्क में आने से वो उनकी समस्याएं भी क्या हो जाएंगी? लगभग लगभग खत्म सी हो जाएंगी। और लोगों को सुविधाएं यानी बेनिफिट्स ज्यादा मिलने लगेंगे। भाई छोटे बैंक में खाता होने से उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब वो बड़े बैंक के साथ मर्ज होगा तो सुविधाएं व्यक्ति की ज्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये जो आरआरबी हैं इनकी स्थापना 1975 में हुई। और अभी हाल ही में आपने देखा कि कौन सी पॉलिसी, कौन सी योजना अब सरकार जो है वो ला रही है? वन स्टेट वन आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर जो है वो सरकार आई है कि एक राज्य में एक ही आरआरबी होगा। ये जो बातें हैं ये कुछ इस तरीके से चल रही हैं। बैंकिंग का इतिहास भारत में कुछ इस तरीके से चल रहा है। कैसा इतिहास चल रहा है?
तो हम लोगों ने पहले वो बैंक डिस्कस किए हैं जो स्टैब्लिश या जिनकी स्थापना कब हुई है, स्वतंत्रता के पहले। और अब हम लोग उन बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी स्थापना कब हुई है, बताइए, स्वतंत्रता के बाद, है ना। और अभी तक हम लोग आरआरबीज तक पहुंच गए हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो 1980 के बाद अगर हम कहें, आफ्टर 1980, आफ्टर 1980 1980 के बाद कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं, निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, ये अस्तित्व में आए तेजी के साथ। इसके पहले जो बैंक थे वो कौन से बैंक थे, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक थे लगभग, है ना। इसीलिए 1980 के पहले अगर आप देखोगे तो 1980 के पहले क्या हुआ है, 1980 के पहले ये हुआ कि इसको दो ब्लॉक में समझिएगा। पहला कि 1969 में सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण मतलब कि जो सरकार के सीधे नियंत्रण में है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। ये कब की बात है, 1969 की। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका मतलब सरकारी बैंक 1969 में कितने थे, 14 थे। भाई जिन पर सरकार का नियंत्रण हो गया, जिन पर सरकार का कंट्रोल है, वो चीज क्या हो गई, सरकारी। तो सरकारी बैंक 1969 के समय पर कितने थे, 14 थे। और इन्हीं को अगर हम देखें तो 1980 यानी 1980 में क्या हुआ कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ। 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, वो और किया गया। इस तरह से एक बात बताइए कि कुल बैंक 1980 में लगभग सरकारी कितने हो गए थे, 20। अरे कितने हो गए थे, 20 हो गए थे कि नहीं हो गए थे। 14 का नेशनलाइजेशन कब हुआ है, 1969 में। और 6 का नेशनलाइजेशन कब हुआ है बताइए, 1980 में। तो कुल मिलाकर 20 बैंक हुए जो सरकारी प्रवृत्ति के थे, जो गवर्नमेंट बैंक कहलाते थे। क्या कहलाते थे, गवर्नमेंट बैंक, यानी कि जो सरकारी बैंक की श्रेणी में आते थे। ये सारी चीजें चली। लेकिन 1980 के बाद से कौन से बैंक का क्रेज तेजी से बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में फर्क समझते हो ना। प्राइवेट बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जिस पर नियंत्रण किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का है या फिर कुछ व्यक्तियों का है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन है या फिर किसी व्यक्ति का है। इसमें सरकार की भूमिका कम होती है। और गवर्नमेंट बैंक उनको कहते हैं जिन पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का। यही दोनों में फर्क है क्या। तो एक हो गया प्राइवेट बैंक, एक हो गया सरकारी बैंक। और 1980 के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का क्रेज बढ़ा, जिसमें आप देखो कि 1985 के लगभग कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक है कि सरकारी है, प्राइवेट बैंक है ना, है ना। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 1993 यानी कि वर्ष 1993 में अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई, एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक जब बना तो इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो था यूटीआई। जब ये बना तो इसे किस नाम से जाना जाता था, यूटीआई के नाम से, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना। इसे यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई कहा जाता था, किसको, एक्सिस बैंक को। लेकिन लेकिन 2007 के समय से इसे हम किस नाम से जान रहे हैं, एक्सिस बैंक। ये प्राइवेट बैंक हाउ कि सरकारी बैंक हाउ, कौन सा बैंक हाउ, प्राइवेट बैंक हाउ, है ना। फिर उसके बाद 1994 में ही आप देखिए एचडीएफसी बैंक आया, एचडीएफसी बैंक आया। और आज के समय पर ऐसा माना जाता है भारत का जो सबसे बड़ा निजी बैंक है वो यही है ना, एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ये भारत का वर्तमान समय में सबसे बड़ा क्या है, ये प्राइवेट बैंक है ना। और 1994 में ही एक बैंक की और स्थापना की गई, इसी को हम कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक। अरे बोलिए, कौन सा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा भी आप देखेंगे प्राइवेट बैंक भारत में और भी अभी काम कर रहे हैं, है ना। आईडीएफसी है, यस बैंक है,
है ना। इस तरह से जो है बैंक हैं वो चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो जो बड़े बैंक हैं लगभग लगभग वो ये हैं प्राइवेट बैंक्स। तो अपन को इतने नाम ध्यान रखने हैं, पूरे नाम अपन को ध्यान नहीं रखने हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में यही बड़े बैंक हैं। तो इनके बारे में कभी कभार स्थापना वगैरह पूछ सकता है ना। वैसे आने की संभावना कम है, पर ऐसा नहीं है कि आता नहीं है। कभी कभार रेयर केसेस में 10 एग्जाम अगर होंगे तो एकाक में पूछ लिया तो पूछ लिया, है ना। बाकी जितने गवर्नमेंट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर जो बैंक हमने पढ़े हैं वो आपके काम के ज्यादा हैं, और उनके बारे में जितने फैक्ट्स, जितनी बातें मैंने आपके साथ की हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अरे बोल बोल। तो 1980 के बाद भारत में बैंकिंग प्रणाली जो थी वो सार्वजनिक से तेजी से किधर बढ़ी है? वो बढ़ी है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, प्राइवेट बैंकों की स्थापना हुई है। और अभी हाल में अगर आपने देखा है, हाल में रिसेंट में हमने ये देखा कि 2020 के लगभग, एक बार ये डेट आप जरूर चेक करिएगा, 2020 के लगभग कुछ राष्ट्रीय यानी सार्वजनिक बैंकों का विलय किया गया। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका मर्जर हुआ। राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक बैंकों का विलय, बैंकों का विलय, का विलय, मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना। और ये जो मर्जर हुआ है 2020 में, राष्ट्रीयकृत यानी कि सार्वजनिक बैंकों का जो विलय हुआ है ना, इसके अंतर्गत अगर हम देखें, एक बार डेट जरूर अवश्य आप चेक करिएगा कि यह 2020 ही है कि नहीं है। 2020 है, हाँ। तो 2020 में ये जो राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक बैंकों का विलय हुआ है ना, इसके अंतर्गत आप देखिए तो जो पीएनबी है, पीएनबी बोले तो पंजाब नेशनल बैंक, है ना, इस पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंक मर्ज कर दिए गए। और जो दो बैंक मर्ज किए गए उनमें से एक कौन सा है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, है ना। ये बैंक आपको 3-4 साल पहले दिखता था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लेकिन अब नहीं दिखता, क्योंकि जहां पर ये बैंक था वहां बैनर किसका लग गया? अब पीएनबी का, क्योंकि ये पीएनबी में मर्ज हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें मर्ज हुआ कौन सा? तो वो हुआ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अरे कौन सा हुआ? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर आ गया यूबीआई। यूबीआई बोले तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई बोले तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पूरा लिख लेना, ये नहीं कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी यूबीआई है ना, ये भी यूबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूबीआई में मिल गए दो बैंक, जिनमें से एक मिला आंध्रा बैंक और एक मिला कॉरपोरेशन बैंक। ये दोनों बैंक भी पहले हुआ करते थे, है ना। लेकिन आज के समय पर जहां जहां पर ये बैंक थे, बैंक वही है, बस उनके ऊपर वो जो बैनर, जो पोस्टर लगा था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लग गया। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो अगला बैंक हुआ वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम बीओबी कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक तो मर्ज हुआ विजया बैंक और एक मर्ज हुआ देना बैंक। तो जो विजया बैंक और देना बैंक है ये किसमें मर्ज हो गए? तो ये हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें मर्ज हो गए? ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ये जाके मर्ज हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला जो बैंक आ गया वो हो गया इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक में मर्ज किया गया किसको? इलाहाबाद बैंक को। इलाहाबाद जो बैंक है वो किसमें मर्ज हो गया है अब? अरे किसमें हो गया है? इंडियन बैंक में, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला बैंक कौन सा हो गया? तो जो अगला बैंक है ना, वो कौन सा हो गया? तो वो हो गया यहां पर कैनरा बैंक। और जो कैनरा बैंक है ना, इसमें मर्ज हुआ सिंडिकेट बैंक।
सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक यानी इस तरह से इन बैंकों का क्या हुआ है, मर्जर हुआ है, इनका विलय हुआ है ना। आप देखिए कि पहले कितने बैंक थे, तो 5 तो ये हो गए, क्या हो गए, 5 तो ये हो गए, है ना। और एक जो है वो आप जानते ही हो कि वो तो एसबीआई ही है, एसबीआई ही है। अच्छा, एसबीआई की खुद की ब्रांचेस बहुत सारी थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ, है ना, बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, है ना। इस तरह से स्टेट बैंक की ही खुद की बहुत सारी शाखाएं थी। धीरे धीरे सबको उसी एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। आज के समय पर लंच के बाद मर्ज किया गया, है ना। आज के समय पर केवल एसबीआई ही है, सब खत्म हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ जो पटियाला, मैसूर, बीकानेर, इंदौर, बड़ौदा, ये सारी चीजें खत्म हो गई, है ना। आज सिर्फ क्या बचा है, एसबीआई। तो 6 तो ये हो गए क्या, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक जो अभी भी हैं, जिनमें और जो थे नेशनलाइज्ड बैंक वो मर्ज हो गए हैं। जो मर्ज होगा, कितने मर्ज हो चुके हैं एक बार याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं जो मर्ज हो गए हैं। कितने मर्ज हो गए, 8 हैं जो मर्ज हो गए हैं। इनके अलावा अगर आप देखो 6 के नाम हम लिख चुके हैं, 7वां आज के समय पर जो काम कर रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। अगला है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। एक बैंक जो अभी भी काम कर रहा है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी बैंक काम कर रहा है। एक बैंक जो काम कर रहा है वो है यूको बैंक, यूको बैंक भी आज के समय पर काम कर रहा है। और नेक्स्ट बैंक अगर देखा जाए तो और कौन कौन सा हुआ, पंजाब एंड सिंध बैंक, हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है एक। और एक बैंक और मिसिंग हो रहा है, आप बताइए कौन सा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद एक बैंक और है जो मिसिंग है इसमें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। ये वो सीबीआई नहीं है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो। और इस तरह कहा जा सकता है कि इस प्रकार वर्तमान समय में एट प्रेजेंट भारत में टोटल 12 यानी कि 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो वो है 12। पहले कितने थे, 20। और 20 में से आपने देखा कि 8 किसी दूसरे बैंकों में जाकर मिल गए, और उन बैंकों में मिले जो बैंक बड़े थे, जिनके पास कस्टमर ज्यादा है, जिनके पास फंडिंग अच्छी है। अब किसी छोटे बैंक को छोटे बैंक में थोड़ी मिला देंगे कि पता चला वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, एक और आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो बड़े बैंक थे उनमें मर्ज किया गया इसको। तो जो ये कहानी है ये आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आई होगी। तो स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है, सब लोग समझ पाए क्या, अरे सब लोग समझ पाए क्या, है ना। क्या समझे आप सभी लोग कि स्वतंत्रता के पहले का इतिहास तो देखिए सबको पता था, है ना, मतलब कि हम लोगों ने उसको पहले डिस्कस किया। अब बैंकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या हुआ है, तो 1955 में एसबीआई बना, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, है ना। 64 में आईडीबीआई, फिर उसके बाद एक्सिम बैंक, फिर उसके बाद 1975 ये वर्ष था जिसमें आपको याद रखना है आरआरबीज की स्थापना की गई। आज आप देखोगे ना आरआरबीज की वैकेंसी निकलती है, उनके पेपर होते हैं, है ना, और आरआरबी में फिर जाकर लोग अपनी नौकरी शुरू करते हैं। तो आरआरबीज जो बनी थी 1975 में बनी थी, है ना।
पहले बहुत आरआरबी थी, धीरे धीरे क्या है आरआरबी इसको कम किया गया। आज के समय पर लगभग 43 के लगभग आरआरबी बची है ना, 43 के आसपास जो है आरआरबी वो है ना, और 15 और प्रोसेस में है कि उनका भी विलय कर दिया जाएगा, है ना, बड़ी आरआरबी में, मतलब वही 27-28 के लगभग आसपास अब बचेंगे, है ना। तो इनका विलय हो रहा है, क्यों विलय किया जा रहा है? क्योंकि वन स्टेट वन आरआरबी किया जा रहा है, एक राज्य एक आरआरबी हो रहा है ना, जितने आरआरबी से सब मर्ज होंगे एक में। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कब ज्यादा प्रचलन में आए? 1980 के बाद। उसके पहले सार्वजनिक बैंकों पर फोकस लोगों का ज्यादा था, देखिए विश्वास भी था। 1980 के बाद जब प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए तो थोड़ा सा उनका माहौल बना, जैसे कि कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि 2020 में आपने देखा कि कुछ राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक बैंक थे, उनका विलय किया गया। कौन सा बैंक किसमें मिला है ये आपको ध्यान रखना है, और खासकर अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप बैंकिंग या आरबीआई का पेपर देने जा रहे हैं, है ना, मतलब बैंकिंग का पेपर 3 तरह से होता है। एक आरबीआई का पेपर अलग होगा, और दूसरा एसबीआई अपना पेपर खुद लेती है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, है ना, ये दोनों पेपर अलग अलग चलते हैं, है ना। आरबीआई का अपना अलग पेपर होगा, और बाकी जितने भी बैंक हैं, जितने भी नेशनलाइज सार्वजनिक बैंक है ना एसबीआई को छोड़ के, सबका पेपर लेता है आईबीपीएस। कौन लेता है? आईबीपीएस लेता है, इंटर बैंकिंग पर्सनल सिस्टम, आईबीपीएस इनका पेपर लेगा। तो ये जितने बैंकिंग वाले पेपर हैं इसमें ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे है, नहीं होता तो पर इतना काय को पढ़ रहे होते। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि देखो बच्चा पेपर तो देता ही है, और बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन बैंकिंग से वहां भी आते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स तो है। लेकिन ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा डिटेल में, बहुत अच्छे लेवल पर जो क्वेश्चन पूछता है वो बैंकिंग में आते हैं आपसे। यहां जो आते हैं, आपने एक बार केवल रीडिंग बस की है ना, आपसे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा बैंकिंग का, और वो एकदम लड्डू क्वेश्चन होते हैं। जिसने पढ़ा है उनके सही होंगे, जिसने अवॉइड किया कि छोड़ देते हैं 1-2 नंबर का आएगा, तो ऐसे 1-2 नंबर में 3-4 टॉपिक इकोनॉमिक्स के आ गए, 6-7 क्वेश्चन चले गए। अब छोड़ो, नहीं छोड़ा जा सकता। जितने आते हैं एकदम लड्डू आते हैं, तो लड्डू तो जो सबसे बनते हैं वो अपन से गलती क्यों हो? सिलेक्शन में बाहर होने का सबसे बड़ा कारण ही क्या होता है कि जो सबके सही होने चाहिए वो गलत कर देते हैं सामान्यतः बच्चे। देखिए अगर मैथ टफ आ रहा है, जैसे एसबीआई का पेपर आप देखो, डीआई सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी आपकी। एसबीआई का पेपर टफ होता है, और अगर प्रैक्टिस नहीं है ना उसकी डीआई निकालने में पूरा समय निकल जाएगा आपका, और पता चला उसमें भी उत्तर नहीं आ रहा हो, और एक उत्तर नहीं आता ना, दिमाग छटपटाने लगेगा, उस उत्तर को रीचेक करने में आप समय पूरा बर्बाद कर देंगे। पता बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम। एसबीआई का माइनस मार्किंग रहती है। सोचो 34-34, 35-35 नंबर में सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन वो 34-35 नंबर भी आने में हालत खराब हो जाती है। आरबीआई का अलग पेपर होता है, उसका भी लेवल ठीक ठाक रहता है, अब वो आरबीआई का ही पेपर है, लेकिन एसबीआई की मैथ सबसे तगड़ी होती है। और बैंकिंग में जो मैथ आती है ना, और जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव में जो मैथ आती है, वो बहुत फर्क होता है। आप व्यापम की मैथ सॉल्व करोगे, आप आधे घंटे में आप 30 क्वेश्चन इजिली लगा सकते हो। बैंकिंग में क्या है, ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है, एक्चुअली ज्यादा वो ट्रिकी मैथ्स ज्यादा काम आती है कि आपको कम समय में ज्यादा सॉल्व करना है। यहाँ कॉन्सेप्चुअल मैथ चलती है, एसएससी में पूरा कॉन्सेप्चुअल मैथ चलता है। सीजीएल का टायर 1 में, है ना, जो पहला फेज होता है उसमें तो फिर भी नॉर्मल मैथमेटिक्स, लेकिन जो सीजीएल का टायर 2 है
उसमें तो पूरी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स आती है, ट्रिकी नहीं, कॉन्सेप्चुअल। मतलब जैसा अगर बच्चे ने ठीक से पढ़ा है तो बना लेगा। बैंकिंग में ट्रिकी मैथ्स चलती है, आपको उत्तर लाना है लेकिन तेज लाना है। अब आप जितने में 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन के आंसर ला रहे हो, कोई ट्रिकी मैथ्स वाला है वो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन के आंसर ला रहा है। तो बस इतना सा थोड़ा सा फर्क होता है। और एसबीआई का मैथ्स वाकई में बहुत अच्छा लेवल होता है उसका। आप उनके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप ना केवल कुछ मत करना, एसबीआई पीओ का जाके पेपर डाउनलोड करना। एसबीआई पीओ का पेपर सॉल्व करने के बाद, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपके सारे टॉपिक्स पर कमांड है, पेपर सॉल्व करने के बाद आप अपने आप से खुद एनालाइज करना हमें इस पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, और वहीं व्यापम का पेपर उठा के सॉल्व करना, आपको खुद धरती आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा। तो जो लोग बैंकिंग वाले हैं उनको इस पर ध्यान देना है। ये सारी चीजें, जो भी बैंकों का मर्जर हुआ है, कौन सा बैंक किसमें मिला है, अभी कितने बचे हैं नेशनलाइज बैंक, है ना, इन पर हम लोगों ने चर्चा की है ना। अगले सेशन में हमारी आगे की कहानी होगी, हम लोग आरबीआई पर विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। इस सेशन में आप सब लोगों ने अटेंशन बनाए रखा, है ना, सबने बहुत अच्छे से समझा, है ना, पढ़ने की कोशिश की। घर पर जाकर आप रिवाइज करिए और अपने डाउट्स आप पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।